आपकी प्रॉपर्टीज़ पे लग चुका हुआ है सेक्शन 7 ई का टैक्स। अब इस टैक्स से रिलेटेड आप कैसे एग्ज़म्पशन हासिल कर सकते हैं या अपनी लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सेक्शन 7 ई टैक्स का जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो अब आपने डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद को लाजमी प्रोवाइड करना है। इफ यू आर सेलिंग योर प्लॉट एंड गेटिंग इट ट्रांसफर्ड टू अ न्यू बायर अपॉन फेलियर ऑफ विच आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एग्जेम्पशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इस टैक्स को अदा करने से जो है एग्जेम्प्टेड हैं। इसका ये मतलब है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस प्लॉट आपको इस टैक्स को अदा करना ज़रूरी नहीं है, विच मीन्स कि जब आपने अपनी इनकम जो रिटर्न्स जो हैं वो फाइल किए तब आप इस टैक्स को अपनी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट पे कर चुके हैं। इसलिए ट्रांसफ़र के वक़्त आपने इसको पे नहीं करना, बिकॉज़ एफबीआर ने एक कंडीशन जो है वो रख दी है टू आई थिंक इंश्योर कंप्लायंस विद दिस टैक्स, के जो लोग इस टैक्स को अदा नहीं करते या नहीं किया हुआ वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बेच सकते। आई मीन दिस इज़ जस्ट बीइंग डन ताकि कंप्लायंस जो है वो इंश्योर की जाए। ठीक है, बीच में इस रिक्वायरमेंट को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है रिलीफ भी दे दिया था कि आपको प्रॉपर्टी की जो बेचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका एविडेंस प्रोवाइड करें या सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करें। टैक्स था उधर ही, टैक्स आपने पे करना था, लेकिन बेचने के हवाले से ये रिक्वायरमेंट जो था वो लाहौर हाई कोर्ट ने रिलैक्सेशन दे दी थी कि आपको प्रोवाइड करने की जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसको नहीं है। ठीक है, अभी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें, उस पे जो टैक्स बनता है वो दें और एग्ज़म्पशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, आईआरएस की वेबसाइट से प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और उन सब की वैल्यूज़ हैं, तो व्हिच मीन्स कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी जो है एक टैक्स लायबिलिटी बन सकती है सेक्शन 7 ई के अंडर। ठीक है, लेकिन जो लॉ है सेक्शन 7 ई जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में हमारे पास पूरा उसकी डिटेल लिखी हुई है, वो कुछ एग्जेम्पशंस जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपॉलजीज फॉर द स्लिप ऑफ टंग देयर। अच्छा, एनीवेज तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट कि किस कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज और किन कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो ये लॉ प्रोवाइड करता है। ठीक है, नंबर वन, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं एफबीआर की वेबसाइट से। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसका रीसेंट जो लेटेस्ट अमेंडेड वर्जन है उसको आप पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। बाय द वे इट इज़ ऑन पेज नंबर 39। ठीक है, नंबर वन, जिस घर में आप रह रहे हैं उस पे आपने इस टैक्स को अदा नहीं करना, उसकी वैल्यू पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, नंबर टू, अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसको भी जो है आप उस पे भी आपने सेक्शन 7 ई का टैक्स नहीं आपका बनता, या आपको किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो चूंकि आपको रेंट आ रहा है ऑलरेडी, रेंटल इनकम जो है वो आपकी इनकम का हिस्सा है जिस पे आप टैक्स देते हैं, तो वो भी जो है आपको उस पे भी उस प्रॉपर्टी पे ये अदा नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप किसी घर में रह रहे हैं और आपने 2 गलियाँ छोड़ के कोई घर है आपका जो आपने किसी को रेंट आउट किया हुआ है, तो उससे उस रेंट घर घर को जो है उस पे आपने ये सेक्शन 7 ई यानी टैक्स जो है वो नहीं देना। कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है। अब कुछ इंडिविजुअल्स का जो है ज़िक्र करते हैं जो इस लॉ के मुताबिक जिनके ऊपर ये सेक्शन 7 ई का टैक्स लागू नहीं होता। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जी शोहदा की। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो हैं उनके शोहदा हैं और उनके डिपेंडेंट्स भी हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंट्स हैं और शोहदा हैं उन पे भी ये टैक्स जो है अप्लाई नहीं करता। नंबर टू, हमारे पास वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, उनके डिपेंडेंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विस में जो है उन्होंने शहादत हासिल की है, वो भी जो हैं इस टैक्स से उनकी डिपेंडेंट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, सिमिलरली कोई वॉर वुंडेड पर्सन है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हो या वो रिलेटेड हो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन पे भी ये टैक्स लागू नहीं होता। या कोई ऐसे एक्स सर्विसमैन हो या सर्विंग पर्सनल हो पाकिस्तान की आर्मी के या पाकिस्तान की फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सर्विंग या एक्स एम्प्लॉइज़ हों जिन्हें कोई चीज़ अलॉट हुई है, वो ओरिजिनल अलॉटी हैं, उन पे भी ये टैक्स जो है वो लागू नहीं होता। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी सेम टैक्स ईयर में परचेज़ की और 236 के 236 के का जो एडवांस टैक्स है वो ऑलरेडी पे किया हुआ है। ठीक है, सेम टैक्स ईयर में आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की और उसी में बेच रहे हैं। ठीक है, तब भी आपके ऊपर सेक्शन 7 ई का टैक्स लागू
नहीं होता। और अमूमन हम ये करते हैं कि हम जब देखते हैं किसी को, क्लाइंट को कहते हैं जो बेच रहे होते हैं कि अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाएं, तो वी डू चेक आउट द डेट। अगर सेम टैक्स ईयर की डेट होती है तो विच का मतलब होता है कि सेक्शन 7 का टैक्स आपने नहीं देना, ठीक है। फिर एक और पॉइंट ये है कि अगर जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो 2.5 करोड़ से नीचे है, तब भी आप इस टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। विच मीन्स कि 2.5 करोड़ के ऊपर ये टैक्स जो है वो शुरू हो जाता है अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो 2.5 करोड़ से एग्रीगेट। बाय द वे, हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट भी आया था कि अ, हर प्रॉपर्टी पे, जी हर प्रॉपर्टी पे नहीं है जी, एग्रीगेट करना है तमाम प्रॉपर्टीज़ को, और अगर वो 2.5 करोड़ से ऊपर उनकी फेयर मार्केट वैल्यू बनती है तो हम आपसे ये टैक्स लेंगे। 5% अज्यूम करेंगे जी कि आपको रेंटल इनकम मिली है, अज्यूम करेंगे ये इमेजिन्ड जो है वो इनकम है जिसका 20% आपने टैक्स देना है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है 2.5 करोड़ के ऊपर, डेल्टा की बात नहीं हो रही, टोटल अमाउंट की बात हो रही है। 2.5 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ 60 लाख है तो 2 करोड़ 60 लाख का 1%, 2 करोड़ 70 लाख है 2 करोड़ 70 लाख का 1%, 3 करोड़ है 3 करोड़ का 1%, ठीक है। और यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद है FBR वैल्यू, ठीक है। जब आप आयरस में अपनी प्रॉपर्टी क्लिक करते हैं इसके ऊपर सेक्शन 7 के टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको जो सामने पॉपअप विंडो शो होती है उसके नीचे अगर आप देखें तो एक्सेल में मेंशन होता है FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपने एंट्री करनी होती है। फिलहाल ये FBR रेट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। आई रेड समवेयर कि ये मैटर जो है फेयर मार्केट वैल्यू का सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। विल सी कि उस पर क्या जजमेंट आती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटर्मिन करनी है, चूँकि ये ग्रे एरिया इस वक़्त मौजूद है, ठीक है। और इस ग्रे एरिया में ही इसकी जो है आप कह लें कि फ़र्दर आप इसको अपनी टैक्स लायबिलिटी को इस ग्रे एरिया को माइंड में रखते हैं। बाय द वे, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन अंडर द लॉ। ये सारी एग्ज़ेम्पशंस जो हैं वो लॉ ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, यू जस्ट मैनेज इट अराउंड इट टू गेट द एग्ज़ेम्पशन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आपने इन सारी एग्ज़ेम्पशंस को कैसे एन्जॉय करना है। जब आप अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उसमें जब आप सेक्शन 7 में जाएँगे, अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन सामने नज़र आता है, एग्ज़ेम्प्टेड येस और नॉट एग्ज़ेम्प्टेड। ठीक है, अगर आप एग्ज़ेम्प्टेड की तरफ जाते हैं तो फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं और आपने इसमें से क्लिक करना है कि आप क्यों एग्ज़ेम्प्टेड हैं, ठीक है? ऑब्वियसली आपको रेलेवेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको प्रोवाइड करने के बाद ही आपकी एग्ज़ेम्पशन जो है वो उसमें मानी जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम एक हाइपोथेटिकल सा सिनेरियो लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आई मीन यू कैन यूज़ दिस एग्ज़ाम्पल टू योर केस एज़ वेल, और आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? बाय द वे, बिफोर कमिंग अप विद दिस इन्फॉर्मेशन, मैंने स्पोक टू सम टैक्स कंसल्टेंट्स जिन्होंने मेरे साथ मुझे बताया कि दैट्स हाउ यू कैन डू इट, ठीक है? 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। आपका घर जो है वो एग्ज़ेम्प्टेड है क्योंकि आप उसमें रह रहे हैं। नंबर 2, आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जो प्रोबेबली रेंटल इनकम आपको दे रही है, ठीक है? ये आपका दूसरा घर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट यू कैन डू कि आप बेशक आपकी अपनी फैमिली वहाँ पे रह रही है, कि आप उनके साथ एक रेंटल एग्रीमेंट कर लें और उस बेस के ऊपर आप सेक्शन 7 ई के टैक्स एग्जेम्पशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है? अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि चूँकि आपने रेंटल इनकम कर दिया है, तो आपका टैक्स ही बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बल्कि अब आपने चूँकि जो रेंटल इनकम आपने डिक्लेयर किया, अब आपने उसके ऊपर टैक्स अदा करना है। जो भी आपकी रेंटल इनकम है उसमें से 20% डेप्रिसिएट हो जाता है वेयर एंड टियर का। जो बाकी बच जाता है उसकी जो भी रेंटल इनकम की स्लैब्स हैं उसके मुताबिक आप पे टैक्स होता है। टैक्स खत्म नहीं हुआ, लायबिलिटी कम हो गई। यू जस्ट मैनेजिंग अराउंड इट, ठीक है? नंबर 3, आपके पास 3 और 4 और 5 नंबर पे एम्प्टी प्लॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? उसमें भी ये किया जा सकता है कि आप अगर देखें कि 3 वैल्यूज़ 3 बच गई, 2 तो एग्ज़ेम्प्ट हो गई। 1 मेरी रेंटल इनकम मुझे दे रही है, 1 में मैं रह रहा हूँ, 3 मेरे पास खाली प्लॉट पड़े हैं, अब मैंने इसका क्या करना है, ठीक है? अब अगर वो 3 प्रॉपर्टीज़ की एग्रीगेट वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर चली गई है, 4 करोड़ पे चली गई है, तो इसका मतलब है कि आपने इसका 1% 4 लाख टैक्स पे करना है, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि उसमें से ऐसी कौन-सी प्रॉपर्टी है जो आपको 2.5 करोड़ के बेंचमार्क से ऊपर लेके जाती है और बेसिकली आपको इस टैक्स के एम्बिट में ले आती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रॉपर्टी आपकी करोड़ की थी, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी करोड़ की थी, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ की थी, सरकार की नज़र में एफबीआर की वैल्यूज़ के मुताबिक, ठीक है? या पंजाब में हैं आप तो डीसी वैल्यू के मुताबिक। अब आपने देखना है कि मैंने इस 2 करोड़ के साथ क्या करना है, ठीक है? ऑब्वियसली एक तो ऑप्शन ये है कि मैं उसको बेच दूँ, ज़ाहिर है आप तो नहीं बेचेंगे उसको, सिर्फ़ 2 लाख का टैक्स बचाने के लिए आप तो नहीं बेचेंगे उसको। दूसरी बात ये है कि आप इस पे इसको जो है वो 4 लाख के ऊपर पे कर दें और आप एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा, और अगर आप बेचते हैं कोई सी भी प्रॉपर्टी इनमें से, तो आप एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
तीसरी बात ये है कि अगेन आप इसको शो करें इस एम्प्टी प्लॉट को कि मुझे यहाँ से भी रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है? उन्होंने मुझे ये बताया कि आप अक्सर देखते हैं कि जी एम्प्टी प्लॉट्स के ऊपर भी कमरे वगैरह बने होते हैं और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे उन्होंने वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रख दिए होते हैं, ठीक है? सो उन्होंने कहा वी कैन एक्सप्लॉइट दिस और हम कहेंगे जी हम यहाँ से भी रेंटल इनकम जो है वो आ रही है और हम इसमें भी एग्ज़म्पशन ले लेंगे और पीछे बस 2 करोड़ के 1 करोड़ के प्लॉट रह गए, 2 करोड़ हो गए, तो हम ढाई करोड़ के एम्बिट में नहीं हैं, ढाई करोड़ के बेंचमार्क्स अंदर हैं, लिहाज़ा हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेक्शन में डिक्लेयर कर दें। 7 की 5 प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर होगी, 5 की 5 एग्ज़म्पशन होगी, 2 वैसे एग्ज़ेम्प्टेड हैं चूँकि मैं रह रहा हूँ, मुझे रेंटल इनकम आ रही है। 3 जो हैं उनमें से 2 की वैल्यूज़ ढाई करोड़ से नीचे हैं एग्रीगेट सम, तीसरी जो है वो मैंने शो कर दिया है कि मैं जी उस पे मुझे रेंटल इनकम आ रही है, कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए मैंने रेंट आउट की हुई है। हैंस मैंने डिक्लेयर कर दी और जब मैंने इनमें से कुछ भी बेचना है, तो मैं वहाँ से जाके एग्ज़म्पशन सर्टिफ़िकेट जो है वो डाउनलोड करके ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करूँगा और रजिस्ट्री भी करवा सकता हूँ अलॉटमेंट लेटर के ऊपर अगर डीएचए एरिया में है तो ट्रांसफ़र भी करवा सकता हूँ, ठीक है? अब आपने देखना है कि हाउ यू कैन मैनेज दिस मैनेज योर प्रॉपर्टीज़ अपने टैक्स कंसल्टेंट से आप कंसल्टेशन लें और देखें कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये लॉ बनाते हैं उनको ये सारी बातें पता होती हैं, ठीक है? बेसिकली एक यूटिलिटी है इस लॉ की जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि ये जो हमारी परसेंटेज है टैक्स फाइलर्स की और डिक्लेरेशन ऑफ द एसेट की, वो इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? चूँकि आप डिक्लेयर करेंगे तो आप किसी न किसी तरह एग्ज़म्पशन हासिल करेंगे, लेकिन अगर आप डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे एग्ज़म्पशन हासिल करेंगे इसमें, ठीक है? सो लोग जो हैं वो एफबीआर के एम्बिट में, जुरिसडिक्शन में एज़ अ फाइलर जो है, वी विल सी के जो लैंडेड लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं उनकी इंसिडेंस जो है, उनका प्रोपोर्शन जो है एज़ फाइलर लुक्स लाइक कि अगर इसको प्रॉपर्ली ये देखते हैं हम कि किस तरह जो है वो बिहेव करता है और वेदर लोगों को इंसेंटिव देता भी है कि नहीं कि वो फाइलर बने, ठीक है? So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. This was our second video in on Section 7E text. We will keep updating you on this text. Thank you very much.